हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। ठीक है, जो जैसे बच्चों आपसे वादा किया गया था कि आपका जो न्यू सेशन स्टार्ट किया जाएगा और उसकी आपको डेली रोज क्लास में लग रहेगी। ठीक है, तो आज हम न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन न्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। बच्चों देखिए, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपको उसके हर एक टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ हर एक टॉपिक का मिलेगा, लेकिन आपको अपने खुद के भी नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको खुद के भी अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो हम अपने आप से खुद से लिखते हैं उसको एक बार हम लिखते हैं तब समझते हैं, जब दोबारा पढ़ते हैं तो वो हमारा खुद का लिखा हुआ हमें जल्दी समझ में आता है और जल्दी याद हो जाता है। और जो दूसरा प्रिंट मैटर हम पढ़ते हैं, जो प्रिंट मैटर वो देर से याद होता है, याद वो भी हो जाता है लेकिन उसको समझने में और याद करने में कुछ ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए बच्चों आपको हर एक टॉपिक्स के नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको घर जाके आपको रिवाइज करना है, आपको अपना खुद रिवाइज करना है इसको। ठीक है, तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ सब बोलना चाहता हूं कि अफसर की प्रतीक्षा में, अफसर की प्रतीक्षा में क्यों बैठे हो, अफसर की प्रतीक्षा में क्यों बैठे हो। आज का अफसर ही सर्वोत्तम अफसर है। अर्थात बच्चों आपको ये नहीं करना है कि कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन से स्टार्ट करेंगे कि अभी तो हमने 11th किया है तो अभी से पढ़ाई क्यों स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको आज से ही अपनी पढ़ाई में लग जाना है और कंटिन्यूसली आपको लगातार अनवरत होकर अपनी पढ़ाई करनी है। अब ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं कि आज तो पढ़ लिए 4 घंटे 5 घंटे और कल पता चला बोल कुछ भी नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार कंटिन्यूसली एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, एक टाइम टेबल के आधार पे हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन, न्यू सेशंस की फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पहले फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट। तो बच्चों आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्थिर विद्युत की। कौन सी? स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है ये भी बताएंगे आपको। और इसका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और इसका फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश को समझने से पहले थोड़ा आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, और बच्चों ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स है, जिसको आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, स्थिर विद्युत की होती क्या है। ठीक है बच्चों, मेरे पास ये स्केल है और ये कागज के छोटे छोटे पीसीज हैं। ये छोटा सा प्रैक्टिकल आपने शायद बचपन में किया हो, लगता नहीं वैसे आपने किया होगा, लेकिन हमने बहुत किया अपने बचपन में। देखिए ये स्केल है, इसको सूखे बालों से रगड़ा, ठीक है, और अच्छी तरीके से रगड़ा। देखिए ये आपने देखा कि कागज के जो बीट्स हैं, ये कागज के पीसीज हैं, स्केल की ओर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? ठीक है, तो ये कोई जादू नहीं है, यही सब कुछ जो हो रहा है ये सब विद्युत आवेश के कारण है, विद्युत आवेश के कारण। इसी चैप्टर में हमें सब कुछ यही पढ़ना है। तो देखते हैं बच्चों विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए डेफिनेशन है विद्युत आवेश की
कि द्रव्य का वह अभिलाक्षणिक गुण, द्रव्य का वह अभिलाक्षणिक गुण। अब देखिए द्रव्य का मतलब कि जिसमें द्रव्यमान होता है उसको द्रव्य कहते हैं। बहुत सारे गुण होते हैं द्रव्य में, तो उनमें से एक ये गुण है कि द्रव्य का वह अभिलाक्षणिक गुण जो वैद्युत तथा चुंबक के प्रभाव को उत्पन्न करता है, वैद्युत तथा चुंबक के प्रभाव को उत्पन्न करता है तथा स्वयं उन्हें, ठीक है, तथा स्वयं उन्हें अनुभव भी करता है, कौमा वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, कि द्रव्य का वह अभिलाक्षणिक गुण जो वैद्युत तथा चुंबक के प्रभाव को उत्पन्न करता है, यानी किसके प्रभाव को? वैद्युत तथा चुंबक के प्रभाव को उत्पन्न करता है। और यदि उसको वैद्युत तथा चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए तो उसको उनके प्रभाव को अनुभव भी करता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश को हम व्यक्त करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आवेश। अब बच्चों देखिए, इस आवेश के बारे में थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आवेश था कि एक लगभग कह सकते हैं लगभग 600 ईसा पूर्व एक मिस्र का दार्शनिक था, मिस्र का दार्शनिक था थेल्स। मिस्र का दार्शनिक था थेल्स। तो उसने पाया कि जब अंबार एक प्रकार का पदार्थ होता है, रेशम से रगड़ा जाता है और रगड़ने पर जब उसको बहुत हल्के पदार्थ जैसे कागज के टुकड़े हुए, ठीक है, या कह सकते हैं घास के तिनके हुए, उनके पास ले जाया जाता है तो एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसने इसके बारे में तो बताया, लेकिन इसने इसके बारे में बता दिया, अब ऐसा क्यों हो रहा है ये इसको नहीं बता पाए। लगभग समय बीतता गया, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ लगभग इनके इस के आधार पर, इस तथ्य के आधार के बाद लगभग 2000 वर्ष कह सकते हैं, लगभग 2000 वर्ष बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे, डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने ये बताया कि ये अंबार, ये जो गुण है कि अंबार को रगड़ा और हल्के पदार्थों को आकर्षित कर रहा है, ये अंबार के अंदर नहीं पाया, केवल अंबार के अंदर नहीं पाया जाता, बहुत सारे पदार्थों में ये गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर आवेश का पता चला। अब देखिए, तो जैसे आपको आवेश की डेफिनेशंस बताए कि द्रव्य का वह अभिलाक्षणिक गुण जो वैद्युत तथा चुंबक के प्रभाव को उत्पन्न करता है और स्वयं उनके प्रभाव को अनुभव भी करता है, आवेश कहलाता है। और इसको व्यक्त करते हैं किससे? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं
ये जो आवेश होता है, इस आवेश का यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक है। अब देखिए, आवेश का जो यूनिट होता है, जैसे आपने पिछली क्लासों में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। I यहां पे क्या, तो स्मॉल I वैद्युत धारा, T समय, और Q क्या होता है, आवेश, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो एक यूनिट तो इससे निकलता है कि आवेश का यूनिट हो जाएगा Q इज इक्वल टू IT। I क्या, धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, और इनटू टाइम यानी कि समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, और इस एम्पियर सेकंड को ही हम बोलते हैं कूलॉम। क्या कहते हैं इसको, कूलॉम। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, लेकिन ये आपको कम देखने को मिलेगा, मोस्टली जगह आपको क्या मिलेगा, कूलॉम होता है, ठीक है, यानी कि COULOMB, और कूलॉम को शॉर्ट में प्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल C से। बच्चों, ये जो मात्रक होता है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, मात्रक, जो मात्रक होते हैं उनकी विभिन्न सिस्टम्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम है मात्रक का, ये SI है, यानी SI पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलॉम होता है। इसके अलावा इसके और भी मात्रक होते हैं, जैसे एक मात्रक होता है ESU, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बच्चों, ये जो मात्रक होता है वो होता है CGS में, ठीक है, यानी कि SI पद्धति, MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है। और CGS पद्धति में क्या होता है, ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। अब देखिए, इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो ये होता है कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, यानी क्या रिलेशंस होता है कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। तो रिलेशंस हो गया। और बच्चों, इनके अलावा आवेश के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे होता है एक फर्स्ट 1 माइक्रो कूलॉम, ठीक है, और 1 माइक्रो कूलॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलॉम। और भी यूनिट्स होते हैं 1 नैनो कूलॉम, तो 10⁻⁹ कूलॉम। इनको भी हम यूज करते हैं आवेश को मेजर करने के लिए। 1 माइक्रोन कूलॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलॉम, 1 नैनो कूलॉम इज इक्वल 10⁻⁹ कूलॉम। तो ये हो गया आवेश का यूनिट, ठीक। अब आगे देखते हैं हम आवेश के प्रकार, कि जो आवेश होता है कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के प्रकार। देखिए बच्चों, जब आवेश के बारे में जानकारी उपलब्ध हो गई, ठीक है, तो आवेश के बारे में एक वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कुछ अपने छोटे छोटे प्रयोग करे, उसके आधार पे इन्होंने बताया कि जो आवेश होता है वो 2 टाइप्स का होता है। आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। प्रयोग क्या करे, इन्होंने देखा कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम
ठीक है, रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। यानी कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पर लटकाते हैं, तो अगर दोनों छड़ों को हम एक दूसरे के पास लटकाते हैं, जैसे मान लीजिए एक कांच की छड़ है और दूसरी भी हमने इसको रेशम से रगड़ा और इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो लटकाने पर हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों छड़ें हैं कांच की, एक दूसरे से क्या होती है, दूर भागती है, दूर हटती है। जैसे ही पास लाएंगे तो ये छड़ इधर भागती है और ये छड़ इधर भागती है। फिर उन्होंने देखा कि इसी प्रकार अगर हम एक दूसरा पदार्थ एवोनाइट की छड़ों को लेते हैं दो, और उनको हम बिल्ली की खाल से रगड़कर इसे एवोनाइट रगड़कर पास पास लटकाते हैं, तो यहां भी ये दोनों जो छड़ होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं। और प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना, एक दूसरे से दूर हटना, और यहां भी प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम एक कांच की छड़ को और एक एवोनाइट की छड़ को पास पास लटकाते हैं, यानी कि ये कांच और ये एवोनाइट को पास पास लटकाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये जो क्षण एक दूसरे की ओर, ये इसको अपनी ओर, ये क्षण यानी कि ये क्षण इसकी ओर आकर्षित होती है और ये इसकी ओर, यानी यहां पे क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसी आधार पे यानी कि इन्होंने देखा कि समान पदार्थ की क्षणों को आपस में लटका रहे हैं तो दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, लेकिन जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों की छड़ों को पास लटका रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इस आधार पे बताया कि आवेश दो प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का बच्चों, दो प्रकार का, 2 टाइप्स का होना चाहिए। और पहले आवेश को बोला इन्होंने धनात्मक और दूसरे आवेश को बोला ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक ये कह सकते हैं धनावेश और ये ऋणावेश, यानी कि +Q और -Q। इसी आधार पे बताया कि कांच की जो प्लेट्स होती हैं वो धनावेशित हैं और एवोनाइट की जो छड़ हैं वो ऋणावेशित हो गई हैं। तो समान प्रकृति के आवेशों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। ठीक है, यानी समान प्रकृति के आवेशों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में हो गया आकर्षण। ठीक है, तो इस आधार पे बताया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश 2 टाइप्स का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि आवेश कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, धनावेश फर्स्ट और सेकंड होता है ऋणावेश। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अब आता है कि ये जो आवेश है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ रहे हैं तो रगड़ने के बाद ये गुण उत्पन्न हो रहा है कि दूसरे पदार्थों को आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो ऐसे कैसे उत्पन्न हो रहा है आवेश, तो इसके संबंध में एक सिद्धांत दिया जाता है जिसको बोलते हैं आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बताया जाता है कि जैसे आपने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं
कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। अब परमाणु क्या? एक गोला है जिसमें हम जानते हैं कि परमाणु का धनावेश जो होता है, यानी कि परमाणु का समधनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर का जो भाग होता है खोखला होता है, और उस खोखले भाग में विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। अर्थात जितना ऋणावेश होता है उतना ही क्या होता है? धनावेश होता है। इनकी वैल्यू भी आपको मालूम होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, धनावेश होता है, वो होता है +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? ऋणावेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे होता है +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है। अर्थात जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। तो टोटल नेट आवेश क्या हो गया? 0। परमाणु क्या हो गया? उदासीन। ठीक है। अब मान लीजिए, अब ये कैसे आवेश उत्पन्न हुआ? तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए, सपोज करो ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। तो जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण होता क्या है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, मान लीजिए पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पहली वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी, और इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और इसी के कारण ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है? आवेशित। कैसे आवेशित? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित हो जाएगी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाएगी। यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कैसा आवेशित हुआ? धनावेशित। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई उस पर कैसा आवेश आया? ऋणावेश। अब कैसे आया आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक सोडियम का परमाणु लिया। किसका परमाणु? सोडियम। कोई सा भी परमाणु ले सकते हैं आप। सोडियम का परमाणु लिया। अब जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ठीक है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। परमाणु है तो परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए? 11 ही हुए। ठीक। इन पे अगर टोटल आवेश हम कैलकुलेट करें सोडियम परमाणु का, तो टोटल आवेश 11 प्रोटॉन के आवेश के कारण और 11 इलेक्ट्रॉन के कारण, तो प्रोटॉन का टोटल आवेश हो जाएगा 11 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम प्रोटॉन के कारण। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कैलकुलेट करें तो 11 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ये माइनस का। ठीक है। अब ये प्लस का, तो टोटल आवेश हम कैलकुलेट करेंगे तो नेट आवेश क्या आ जाएगा? 0। नेट आवेश क्या हो गया?
0 हो गया, परमाणु उदासीन। अब मान लीजिए इस सोडियम परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब यह हुआ कि इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब इस सोडियम के अंदर क्या हो जाएंगे, इस सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन कितने हो गए, 11। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो अब इस नया जो उत्पाद बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए सोडियम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो कुछ नई चीज ही बनेगी। वो क्या चीज बनेगी अभी आपको बताया जाएगा, पूरा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो कोई नई चीज बन गई है जिसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस नए उत्पाद में नई चीज का अगर हम टोटल आवेश निकालें तो 11 प्रोटॉन के का टोटल आवेश 11 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब 10 इलेक्ट्रॉन के का टोटल आवेश निकालें तो 10 गुणा -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब टोटल आवेश यानी कि नेट आवेश अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये और ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल कितना बचेगा यहां पे 1.6 गुणा 10 की घात, यानी कि ये इतना आवेश बचा। यानी कि इस नई चीज पे अब टोटल आवेश क्या है, कुल आवेश 0 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है +1.6, क्योंकि 10 प्लस के 10 माइनस के खत्म हो गए तो एक बचा होगा ये +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अर्थात ये जो नया उत्पाद बना है इस पे अब ये शून्य नहीं है, इसका आवेश नेट आवेश शून्य नहीं हुआ, ये धनावेशित हो गया। और कितने आवेश से धनावेशित हो गया, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो बच्चों ये हमसे क्लियर हुआ कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। सेम इसी प्रकार से इस वस्तु पर ऋणावेशित कैसे हो गई यह भी बताया जा सकता है, क्योंकि जब ऋणावेशित होगी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोटॉन के आवेश से ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम समझ लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु 17, तो इसके अंदर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, तो नेट आवेश कितना, 0, क्योंकि 17 प्रोटॉन के कारण होगा 17 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम का धनावेश, और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा 17 गुणा -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो नेट आवेश टोटल कितना हो गया, 0। अब मान लीजिए अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया तो अर्थात एक नया उत्पाद बन जाएगा, और नया उत्पाद जो बना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और प्रोटॉन कितने हो गए, 17। तो अगर हम इनका टोटल आवेश निकालें, नेट आवेश अगर हम ज्ञात करें तो कितना आएगा, क्योंकि 17 धनावेश को 17 इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश कैंसिल करेगा तो एक ऋण आवेश बचेगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अर्थात इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर जो नया उत्पाद बन रहा है उस पर ऋणावेश आ रहा है। क्या, कैसा आवेश आ रहा है, ऋणावेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वस्तुओं का यानी जो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है ये बताता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, अर्थात एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और एक पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, कल आपको और बताया जाएगा आवेश के बारे में, डिटेल के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, और हर एक टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सभी ग्रुप में भी शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।